बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। कुछ अरसे से पाकिस्तान में फिर दहशतगर्दी के वाक़यात तवातर के साथ हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक सिचुएशन जिस वक्त जो डेवलप हो रही है इंटरनल सिक्योरिटी के नुक्ता निगाह से, वो लाजमन परेशान कुन है। ख़तरात हैं TTP की तरफ से, ISIS यानी दाइश की तरफ से, और उसके अलावा इनके स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पे कार्रवाइयाँ करते हैं। जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स और स्टडीज़ की गई हैं मुख्तलिफ़ वॉचडॉग की तरफ से, उनसे पता चलता है कि तकरीबन 2021 में 294 टेररिस्ट अटैक किए गए। 2021 गुजरे भी कुछ दिन हुए हैं और इसमें तकरीबन 390 के करीब लोग मारे गए। ज़्यादातर ये जो सिलसिला चल रहा है दहशतगर्दी का, इसमें कुछ तेज़ी आई है जब तालिबान ने पहले TTP ने एक जंगबंदी का ऐलान किया, फिर महीने की जंगबंदी ख़त्म की, तो उसके फ़ौरन बाद कुछ तेज़ी आई इसमें और मामलात गड़बड़ हुए। रिसेंटली हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं और इंटेलिजेंस है, उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे छापे मार के 10 के करीब टेररिस्ट पकड़े जो मुख्तलिफ़ जिनका ताल्लुक़ TTP बेसी था, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, और इनसे बहुत बड़ी तादाद में हथियार भी इनसे बरामद हुए। जो एरिया जहाँ से पकड़े गए वो टोबा टेक सिंह, ओकाड़ा, गुजरात और सरगोदा डिस्ट्रिक्ट से, पंजाब में से ये लोग पकड़े गए, और कुछ बलूचिस्तान में भी पकड़ धकड़ हुई। इनकी जो सेफ़ हेवन्स हैं वो लाजमन कुछ न कुछ यहाँ हमारे ही इलाकों में मौजूद हैं, और इनके जो इस तरह के दहशतगर्दी की वारदातें हैं, ये आज भी कुछ तो अफ़गानिस्तान से, वहीं उसके ताने बाने जुड़ते हैं। और इसका मैं अगर ये कहूँ कि अफ़गान तालिबान जब से हुकूमत में आए हैं तो कुछ उनकी भी रिट मेरा ख़्याल है पूरी तरह मुल्क पे हावी नहीं है। उसके साथ साथ हालात ख़राब हैं, वहाँ पे माशी सूरत हाल इतनी बुरी है कि शायद तालिबान उधर पूरी तवज्जो नहीं दे रहे, लेकिन उनकी ज़िम्मेदारी है, और ये अगर कंट्रोल नहीं करेंगे या अफ़गान तालिबान मदद नहीं करेंगे इस सारे सिलसिले को कंट्रोल करने में, तो फिर पाकिस्तान में जो उनके लिए हमदर्दियाँ हैं वो फिर ख़त्म हो जाएंगी। आज अफ़गानिस्तान के जैसे हालात हैं, वहाँ पे भूख अफलास और ग़ुरबत और बहुत ही माशी तौर पे बहुत बुरा हाल है, और एक बहुत ही तकलीफ़देह सूरत हाल है जो वहाँ पे बन रही है। तो इन हालात में तो लाज़मी बात है कि तालिबान को इस वक्त मदद चाहिए पाकिस्तान की, और तालिबान से तवक्को की जाती है कि वो भी इस मामले में अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी तरह निभाएंगे। इसके अलावा मेरा ख़्याल है कि हमें भी सोचना होगा। हमारे यहाँ एक चीज़ वाज़ेह है कि जब बहुत लंबे वक्त तक कोई वाक़यात नहीं होते तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ वो अमूमन समझती हैं कि एक अमन की फ़िज़ा आ चुकी है, और फिर बहुत हद तक वो रिलैक्स कर जाती हैं, उनका फोकस हट जाता है, और इसी दौरान में दहशतगर्दों को मौका मिल जाता है कि वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज़ कर लें। कहीं से पैसा लेना है तो वो पहुंच जाए उनको वेपन मिल जाएं, ये अमल शुरू हो जाता है। लिहाजा इस ज़मन में भी मेरी रिकमेंडेशन और मेरी सोच ये है कि फ़ौरी तौर पे दोबारा से वो जो 20 नुकात की हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाई थी उस पे अमल दरामद शुरू हो जाना चाहिए। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस थीं 2-3, जिसमें कि BRA थी, UBA थी, इन्होंने 11 जनवरी 2022 को एक स्टेटमेंट इशू की जिसमें इन्होंने कहा कि हम अब इकट्ठे हो रहे हैं, यानी इन्होंने अपना एक इत्तेहाद कायम कर लिया और उसको एक ही दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे चलाना शुरू कर दिया। और जो स्पोक्सपर्सन उन्होंने कहा कि जनाब BNA जो नई ऑर्गेनाइजेशन बनी है इसका स्पोक्सपर्सन मुरीद बलोच होगा, जबकि और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें बास्क, BNA जो है वो कंटिन्यू करेंगी पार्ट ऑफ द अम्ब्रेला AC के नीचे,
और बलोच राजी आजोली संगर एक और है, ये भी इसी तरह BRA के नीचे कंटिन्यू करेगी। यानी दो एक छोटी और सप्लेंटर ऑर्गेनाइजेशंस है वो कंटिन्यू करेंगी, लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इकट्ठी हो गई हैं। जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो लाजमी बात है कि इनकी कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाती है, एक दूसरे के साथ जो मदद करने का प्रोसेस है वो बेहतर हो जाता है और फिर उससे दहशतगर्दी करने में आसानी रहती है। लेकिन असल चीज़ ये है कि इनके लीडर ब्रामदाग बुख्ती, हरब्यार मरी ये मुल्क से बाहर मौजूद हैं और इनका रोज़गार तभी चलता है जब ये कोई ना कोई दहशतगर्दी की वारदात करवाएं, और इन्हीं के कबीले के लोग हैं जो कि इन कामों पे लगे हुए हैं। लिहाजा बाहर से जो पैसा एक वक्त पे अफ़गानिस्तान के थ्रू दिया जाता था, वो जब से तालिबान की हुकूमत आई है तो वो पैसा अफ़गानिस्तान से नहीं बल्कि यूरोप के कुछ ममालिक के ज़रिए दिया जा रहा है। उसमें 5 लोग आइडेंटिफाई किए थे जो कि भारत के कौंसल खानों में मौजूद हैं वहाँ पे, और वो इनको पैसा तकसीम कर रहे हैं। नेचुरली पैसा जो है वो कभी दुबई के ज़रिए, कभी जर्मनी के ज़रिए, मुख्तलिफ ममालिक के ज़रिए उसकी तरसील होती है और इस तरह दहशत गर्दों तक पहुँचता है। नतीजा ये कि उस पैसे के ज़रिए फिर वो अपने इन मज़मूम जो उनके अज़ाइम हैं उनको पाया तकमील तक पहुँचाते हैं। इस वक्त मेरा जो फोकस है जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो लाहौर का वाक़या है, जो कि बड़ा एक लिहाज से बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, अंदोखनाक वाक़या था। एक तो इस वाक़े में 3 लोगों की जान चले गई और 25-26 के करीब लोग काफ़ी ज़ख्मी हुए। उनमें से 20 को तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन 6-7 लोग अभी ग़ालिबन वहाँ हॉस्पिटल में हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि सिर्फ उनमें से एक शख्स है जो कि सीरियस है, बाकियों को 2-3 दिन के अंदर फारिग कर दिया जाएगा। अब ये वाक़या हुआ जिस जगह पे है वो बड़ी बारौनक जगह है, वहाँ पे रश होता है, तभी ये कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं और नुकसान हुआ है। एक चीज़ हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि इससे पहले लाहौर में जो इससे पहले वाक़या हुआ था वो हाफ़िज़ सईद के घर के बाहर हुआ था और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने 24 घंटे के अंदर अंदर उस वाक़े के तमाम मुजरमों को पकड़ लिया था और अब उनका ट्रायल होकर उनको सज़ाएँ भी हो चुकी हैं। इस वाक़े में जैसे ही ये वाक़या हुआ तो उसमें सेफ सिटी के कैमराज़ हैं, फिर CCTV कैमराज़ मुख्तलिफ़ जगहों पे लगे हैं। नतीजा ये है कि चंद ही घंटों के अंदर अंदर इसमें मेन कैरेक्टर भी पहचान लिया गया और उसके साथ साथ जो उसके कुछ सहूलतकार हैं उनके भी ट्रेसेस जो हैं वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को मिल गए। ये टिप ऑफ जब मिल जाती हैं तो फिर उसके बाद आपको अंदाज़ा है कि हर तरफ मुख्तलिफ़ पार्टीज़ जो ऑर्गेनाइज़ की होती हैं वो रेड शुरू कर देती हैं और हमारी इत्तला के मुताबिक कुछ लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, उनकी इंटरोगेशन वगैरह की जा रही है और उन्हीं की मदद से मज़ीद लोगों को भी गिरफ़्तार किया जाएगा। ये जो वाक़या हुआ है यहाँ पे दर हकीकत इसको पान मंडी भी कहते हैं। फिर इसके एक सिरे पे लोग बैठते हैं कारोबार करने वाले और वो कारोबारी जो हैं वो बेचते हैं, प्राइस बॉन्ड्स का कारोबार करते हैं। प्राइस बॉन्ड्स के ढेर होते हैं वहाँ पे और उसमें प्राइस बॉन्ड बेच के या ख़रीद के उसमें छोटा मोटा वो मुनाफा लेके तो अपना गुजारा चलाते हैं। ये बदकिस्मती कि ये वाक़या यहाँ पे हुआ और जो प्राइस बॉन्ड्स की दुकान करीब थी वो एक अब्दुल्ला नामी लड़के की थी, 20 साल का लड़का, और वो अपनी दुकान पे बैठा था कि ये वाक़या हुआ। वो उसमें शदीद ज़ख्मी हो गया। उसकी दुकान में प्राइस बॉन्ड्स वगैरह वो भी कुछ जल गए। लेकिन दुख की बात यह है जो कि एक वीडियो के ज़रिए मेरे सामने आई, वो ये है कि जैसे ही ये लड़का ज़ख्मी हुआ इसको किसी ने शायद वहाँ से निकाला या इवैक्यूएट किया, लेकिन जो अवाम थे वहाँ पे हजूम में उन्होंने उसकी दुकान को लूटना शुरू कर दिया। प्राइस बॉन्ड भी लूटे और ये भी बताया जाता है कि वहाँ से 3 लाख रुपया उसके यहाँ जो कैश था वो भी निकाल के लोग ले गए। अब ये जो वाक़या हुआ है वहाँ से लेने का, ये ज़्यादा तकलीफ़ और दुख देने वाला है कि क्या हमारे अवाम इस हद तक गिर चुके हैं। मैं देखता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यहाँ से वो बार बार कहते हैं कि मैं करप्शन ख़त्म करना चाहता हूँ, करप्शन करप्ट लोगों के पीछे, लेकिन क्या इस कौम की करप्शन ख़त्म की जा सकती है? जो कौम इस हद तक गिर चुकी हो कि कोरोना आया, कोरोना के लिए ज़िंदगी बचाने के लिए लोग वो इंजेक्शन ढूंढ रहे हैं एक्टरमा का जो कि 6,000 में मिलता था,
वो 1,20,000 में ब्लैक करना शुरू कर दिया फार्मेसीज़ वालों ने। जब आप इंसानी जानों की तक परवाह नहीं करते और सिर्फ अपनी लूट मार पे नज़र है, तो फिर वो इखलाकी गिरावट की, तो इंसानी गिरावट की एक मैं समझता हूँ हद क्रॉस हो चुकी होती है। ये बहुत ही तकलीफ़ दह बात है। मुझे दुख इस बात का है कि अगर हम सारे मिल के कोशिशें करें भी तो इस कौम को सुधारने की उम्मीद नज़र नहीं आती। उसकी वजह यह है कि इखलाकी तौर पे हम बिल्कुल गड़े में जा चुके हैं। किसी को ये एहसास नहीं रहा कि हराम और हलाल क्या चीज़ है। क्या हमने सब ने जाके रब्बुल आलमीन के सामने अपने अमाल का जवाब नहीं देना? इन अमाल के जवाब में हम क्या बताएंगे? ये वो मुसीबत है जो कि इस वक्त आड़े आई हुई है, और ये तभी कोई मामलात आगे नहीं चल रहे, ना अदालतें काम कर रही हैं, क्योंकि अदालतों में भी इसी किस्म के माहौल होंगे, ना तहकीकाती अदारे काम कर रहे हैं। नतीजा ये कि एक हुकूमत जो इस मिशन को लेके आई थी वो तकरीबन इस मिशन में नाकाम हो गई। कमिंग बैक, ये जो वाक़या हुआ लाहौर वाला, इसकी जो ज़िम्मेदारी है वो बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बलोच नेशनलिस्ट आर्मी, अब वो अपने आप को BNA कहती है, उसने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। और वो वही है जो कि इन दहशतगर्द तंजीमों के इत्तेहाद के बाद जो बनाई गई है। और इसके बारे में ये है कि यहाँ पे बलूचिस्तान में बदकिस्मती कि जो सारा बलूचिस्तान का इलाका है, ये सिर्फ 7% इसमें वो इलाका है जहाँ पे हुकूमत के असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या पुलिस थाने वगैरह मौजूद है। 93% एरिया को B एरिया कहते हैं, जहाँ सिर्फ सरदारों का राज है। सरदार हुकूमत से पैसे लेके लेवीज़ बना के लेवीज़ को तनख्वाह देते हैं, लेकिन वो दर हकीकत सरदारों के लिए काम करते हैं, हुकूमत की रेट उन इलाकों में नहीं होती। सो ये जल्दी से जल्दी करना चाहिए कि वो इलाके जहाँ पे कि ये सरदारों के लोग या कबायली लोग ये दुश्मन से पैसे लेके ऐसी हरकतें करते हैं, उसको B एरिया को फ़ौरन A एरिया में कन्वर्ट किया जाए, और फिर यहाँ पे हुकूमती रेट, हुकूमत की मशीनरी को वहाँ पे लागू किया जाए, ताकि इस तरह वहाँ पे एक ऐसा निज़ाम ज़िंदगी जो कि मॉडर्न निज़ाम ज़िंदगी है, जो सिविलाइज और तहज़ीब याफ्ता निज़ाम ज़िंदगी है, वो बनाया जाए। वहाँ पे स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, हर किसी को कोटा तालीम के लिए ना आना पड़े, बल्कि उनके अपने इलाके में बुनियादी तालीम की सहूलतें हों। ये 74 साल गुजरने के बाद भी हम नहीं कर सके, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमें बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।